Good morning, students. Today is your SST class, and we are going to read and understand chapter number 3, varied climate. Varied climate means अलग अलग climate जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के climate, मौसम कैसा रहता है अलग अलग टाइम पर, क्या कहाँ किस किस जगह पर कैसा कैसा climate होता है, इस चैप्टर में हम वो रीड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली वेदर जो होता है, वेदर हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है, वो डे के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही एक नॉर्मल बात कहूँ, जैसे हमारा वेदर होता है कुछ महीनों तक समर रहता है, फिर उसके बाद विंटर्स आ जाती है, ठीक. इसी तरीके से वेदर मंथली बेसिस पर भी नहीं बल्कि डे के बेसिस पर, जैसे अगर मौसम सुबह में अच्छा है तो शाम तक थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, बारिश हो जाती है, या फिर सुबह में ज़्यादा तेज़ धूप है तो शाम को ठंड हो जाती, शाम में ठंड हो जाती है, या फिर मॉर्निंग में ज़्यादा ठंड है तो दोपहर नून वगैरह में धूप आ जाती है. सो इट्स द पार्ट ऑफ वेराइड क्लाइमेट. अलग अलग वेदर होते हैं हर डे पर, ठीक है, हर मंथ्स के अकॉर्डिंग. सो इट कैन बी चिली अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही चिली मॉर्निंग हो, बहुत ही गर्मी हो, लेकिन दोपहर तक बहुत मिड डे में, मतलब दोपहर तक बहुत गर्मी हो जाए, आफ्टरनून में शाम का टाइम रेनिंग हो जाए, ये सब, ठीक. सो बेसिकली व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या है? वेदर एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, एक छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक एटमॉस्फेयर की कंडीशन, यानी एटमॉस्फेयर किस तरीके का है वेदर हमें बताता है, ठीक है, उसकी वो कंडीशन है एक शॉर्ट पीरियड के लिए. जैसे टेम्परेचर फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी वेदर को अफेक्ट करते हैं, ठीक. दूसरे साइड पर क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट जो है वो वेदर का एवरेज है एक लंबे टाइम के लिए, ठीक. क्लाइमेट जो होता है वो जगह टू प्लेसेस डिफरेंट होता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मुरादाबाद में ऐसा क्लाइमेट है तो दिल्ली में कैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है, और स्टेट्स में या फिर और सिटीज़ में कैसा क्लाइमेट होगा. तो प्लेसेस टू प्लेसेस अलग अलग होता है क्लाइमेट. क्लाइमेट जो है अंटार्कटिका का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वो क्वाइट डिफरेंट है द क्लाइमेट इन अफ्रीका. जैसे अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो अफ्रीका के क्लाइमेट से थोड़ा अलग है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. हर क्लाइमेट में चेंज होता है, ठीक है, सीजन्स के अकॉर्डिंग. ओके. अब हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. नेचुरल फैक्टर्स, यानी जो नेचुरल कुदरती फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला आता है प्रोक्सिमिटी ऑफ टू द इक्वेटर, ठीक है. तो प्रोक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किसी भी जगह की क्लाइमेट को अफेक्ट करती है प्रोक्सिमिटी, जो कि इक्वेटर जो होता है वो ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर को मिलती है, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो ज़्यादा पास होता है सन के, ठीक है, एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ की किसी भी जगह के कंपैरिजन में. ये इस वजह से होता है क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी होती है रिलेशन टू द सन के आसपास उसकी रोटेशन ऐसी होती है, जिस उसकी पोजीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है. जो इक्वेटर है वो सन के पास होता है और ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि सन जो होता है वो कम दूरी पर होता है इक्वेटर के, ठीक. दूसरी साइड में नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में ठंड होती है, क्योंकि जो सन की रेज होती हैं इन रीजन में ज़्यादा स्लैंड करती हैं और सन को ज़्यादा एरिया मिलता है हीट अप करने के लिए, ठीक. फिर दूसरा है क्लाइमेटिक जोन्स. कुछ ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसकी वजह से इफेक्ट करती है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को. सबसे पहले जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो कि डिस्टेंस की बेसिस पर हैं, ठीक. सबसे पहला रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है, साउथ में हमारा टॉरिड जोन है, जिसे हम ट्रॉपिकल भी कहते हैं. ये जो जोन है ये इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास होता है. उसका जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड करती है एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सर इन द ईयर. बिल्कुल साल में एक बार, यानी ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में एक जोन ऐसा आता है जहाँ पर सन जो है बिल्कुल डायरेक्ट हीट लेता है, और जो सन है डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करता है उस जोन को, ठीक. फिर आता है रीजन जो रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, वो टेम्परेट जोन होता है. ये सन होता है वो कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं करता है इस जोन में, ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट, द एरिया टू द नॉर्थ. जो एरिया होता है एंटार्क्टिक सर्कल को लेकर नॉर्थ में और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल लेकर, वो कवर्ड होता है आइस और स्नो से, ठीक है. इस जोन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, ओके. और ये कोल्डेस्ट जोन और पोलर रीजन इसे कह सकते हैं हम. अर्थ का ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर. फिर आता है थर्ड रीजन क्या आता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी से हमारा कितनी दूरी है वो भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारी सी से ज़्यादा दूरी होगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जितना हमारे पास सी होगा, जितना नियर हमारे पास सी होगा उतनी ठंड होती है, ठीक. फिर आता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स. विंड की डायरेक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. बिकॉज ऑफ द विंड, यानी जिस तरह विंड की डायरेक्शन, जिस साइड विंड की डायरेक्शन होगी तो उसी तरफ क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ में विंड की डायरेक्शन, साउथ की साइड विंड की डायरेक्शन अच्छी है तो वहाँ
वहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा रिलीफ वाला रहेगा, नहीं वहाँ पर गर्मी कम होगी, थोड़ा नॉर्मल अच्छा वेदर रहेगा। लेकिन अगर जहाँ पर विंड्स की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एक नॉर्थ की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी रहती है। और सी के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट सी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हवाएं चलती हैं, ठीक। फिर आता है रिलीफ। क्लाइमेटिक जो है वो माउंटेन से भी अफेक्ट होता है, क्योंकि माउंटेन्स ज़्यादा रेनफॉल वो करती हैं, रिसीव करती हैं, तो टेम्परेचर जो होता है माउंटेन पर वो थोड़ा कम होता है सी लेवल से। लेकिन थोड़ा रिलीफ जो होता है वो माउंटेन्स की वजह, जो हिल स्टेशन आपने बेसिकली देखो, जहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है, ठीक है। थोड़ी ठंडी जगह कोल्ड प्लेसेस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द माउंटेन एंड जस्ट बिकॉज द माउंटेन रिसीव हैवी रेनफॉल एज कम्पेयर टू द सी, ओके। अब ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट पर? जो फैक्टर्स हैं जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो नेचुरली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो है वो भी इन्फ्लुएंस होता है, जाहिर सी बात है, आपको हमें पता है कि हम लोग भी इन क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो क्लाइमेट होता है वो हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रीज़ काटेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ट्री जो है वो कम लेंगे, और फिर हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी कम प्रोड्यूस होगी। अगर हम ट्रीज़ में कमी आएगी तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी और एटमॉस्फेयर में भी कमी आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ लेते हैं और फिर हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल ये, अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अगर हम 19वीं सेंचुरी के आखिर में जाएँ तो एक ह्यूज इफेक्ट इसका क्लाइमेट पर भी, कि जो इन्वेंशन है मोटर इंजन का, बर्निंग ऑफ फॉसिल, यानी मोटर इंजन बनाई गई और फॉसिल फ्यूल्स को जलाया गया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ी एटमॉस्फेयर में, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थी वो थोड़ी कम हो गई, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये सब प्लैनेट को कॉज कर रही हैं कि वो ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, और या फिर जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो this is the chapter class, so read the chapter very carefully and understand it. I will give you the work, I will give you the exercise and question answer of this chapter on your WhatsApp group, okay. And this is the last chapter of our syllabus also, so start preparing for your FA1, okay. Thank you.